let's just wrap it up. So यहाँ मैंने आप लोगों को बताया था कि when you experience a fiscal deficit, so उसके बाद you finance the deficit by domestic borrowing and external borrowing. Domestic borrowing से आपके पास crowding out effect on investment होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, आपके पास two major macroeconomic problems होते हैं. You have falling GDP growth rate and you have rising rate of unemployment. So ये तो हो गया a repercussion of your domestic borrowing from the commercial banks. फिर एक्सटर्नल बोरिंग का हमने कहा कि उसके अपने मसले हैं कि जब आप एक्सटर्नली IMF से जाके अंडर स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम्स लोन लेते हो तो यू हैव टू फॉलो सर्टेन कंडीशंस व्हिच डू नॉट वर्क वेल इन आवर केस. उसकी मैंने 2 एग्जांपल्स मेन आपको जो है वो बता दी हैं कि क्यों हमारे हक में नहीं होता. Alright, so we're done with this. अब जब आपकी बोरोइंग हो गई, डोमेस्टिक बोरोइंग हो गई, ये कोई जाहिदा फारूक है, उनको प्लीज ऐड करें. अच्छा, अब हमारा अगला पॉइंट क्या है? हमने कहा कि व्हेन यू गो फॉर डेफिसिट फाइनेंसिंग इज बेसिकली यू रेज लोन ना डोमेस्टिकली एंड एक्सटर्नली. ठीक, Mehak, I have considerably at length explained crowding out effect on investment. I don't understand. मैंने आधे घंटे से ज्यादा इसके ऊपर लगा दिया है. I've gone through those baby steps. If you were not present in the class, तो kindly ask other people. ठीक, इसके अलावा और क्या है इसमें जो है वो एक्सप्लेन करने वाला? It's just simply मैंने आपको पूरा प्रोसेस एक्सप्लेन किया है कि जब आपकी स्टेट एग्जेसिवली कमर्शियल बैंक से बोरो करती है, सो दैट बोरोइंग बेसिकली क्राउड्स आउट इन्वेस्टमेंट. क्राउड्स आउट इन्वेस्टमेंट, ये वही वाली बात है, क्राउडिंग आउट इफेक्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, अगर आपने इसको लिखना हो. ठीक, जिससे आपके 2 मेजर मैक्रो इकोनॉमिक प्रॉब्लम होते हैं. जीडीपी ग्रोथ रेट फॉल करता है एंड यू हैव हाई रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट. ठीक, आई थिंक इट्स क्लियर. सो लेट्स जस्ट मूव ऑन. अच्छा, अब हमने कहा कि जब आपकी डोमेस्टिक और एक्सटर्नल बोरोइंग दोनों आपने कर ली, उसके बाद क्या होता है? व्हाट इज पब्लिक डेट? पब्लिक डेट और टोटल डेट दोनों ही सेम चीजें हैं. इनका एक ही चीज के 2 नाम है, पब्लिक डेट और टोटल डेट. इसके अंदर आपका डोमेस्टिक प्लस एक्सटर्नल डेट आता है जो कि पाकिस्तान ओ करता है. इट्स द लाइबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट, इट्स द लाइबिलिटी ऑफ पाकिस्तान, योर टोटल डेट, डोमेस्टिक प्लस एक्सटर्नल. अब जब आपने बोरोइंग कर ली, अगला मसला आपके पास आ जाता है, डेट टू जीडीपी रेशो इंक्रीज करता है. अब डेट टू जीडीपी रेशो का क्या मतलब है? डेट टू जीडीपी का मतलब है कि आप अपने डेट को यू आर कंपेयरिंग इट विद द साइज ऑफ योर जीडीपी. जैसा कि मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया था कि जीडीपी जो है ना, इट इज द वेल्थ ऑफ पाकिस्तान, कि पाकिस्तान की एक साल में वेल्थ कितनी है. तो जब आप किसी बंदे की लाइबिलिटी को देख रहे होते हैं, आप हमेशा उसकी लाइबिलिटी को देखते हैं इन कंपैरिजन टू दैट पर्सन्स वेल्थ, कि भाई इसकी अपनी वेल्थ के हिसाब से इसकी लाइबिलिटी कितनी है. ठीक, इसी तरह आप स्टेट की भी लाइबिलिटी को वे करते हैं अगेंस्ट इट्स वेल्थ. अब मैं आपको बड़ी आसान सी एक मिसाल देती हूँ. सपोज करो कि एक पर्सन ए है और एक है पर्सन बी. ए की जो वेल्थ है ना वो 100 रुपीज है, बी की भी वेल्थ 100 रुपीज है. ठीक, ए ने किसी का लोन देना है विच इज ऑफ 80 रुपीज, बी ने भी किसी का लोन देना है विच इज ऑफ 40 रुपीज. ठीक, अब दोनों ए और बी की वेल्थ सेम है, 100 रुपीज, लेकिन ए ने किसी को 80 रुपए देने हैं उधार में और बी ने किसी को 40 रुपए देने हैं. आपके ख्याल में दोनों में से वर्स ऑफ जो है वो कौन है? इट इज क्लियरली ए इज वर्स ऑफ, क्योंकि उसकी वेल्थ में से 100 रुपए में से 80 रुपीज इज द लाइबिलिटी. ठीक, इसी तरह आपका डेट टू जीडीपी रेशो होता है. आपने अपने जीडीपी व्हिच इज योर वेल्थ, उसके हिसाब से आपने देखना होता है कि इसमें से आपकी लाइबिलिटी कितनी है. ठीक, सो पाकिस्तान के अपने इकोनॉमिक स्टैंडर्ड्स के हिसाब से, आपकी इकोनॉमी के साइज से, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड इकोनॉमिक अफेयर्स जो है वो ये कहती है कि अगर हमारा डेट टू जीडीपी रेशो इज एट 60%, 60 या 60 से नीचे अगर आपका डेट टू जीडीपी रेशो है ना, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लमैटिक डेट.
क्यों? क्योंकि इतना जो आपका डेट है, अगर योर डेट टू जीडीपी रेशियो स्टैंड्स एट और बिलो 60% ऑफ द जीडीपी, इट इज नॉट अ प्रॉब्लमैटिक डेट. दिस डेट कैन बी मैनेज्ड. Whereas as you cross this threshold of 60 और आप इससे ज्यादा बढ़ते हैं, that becomes a problem. क्योंकि फिर हमारे जैसी जो लो इनकम स्टेट्स हैं अभी तक, जिनके पास एडिक्वेट अमाउंट ऑफ रेवेन्यूज नहीं होते, जिनके पास इतनी फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग नहीं होती, उनके ये मसला होता है टू रीपे दैट डेट, जो कि हमारा इस वक्त बहुत बड़ा मसला बन रहा है, बिकॉज यू बीन बोरोइंग एक्सेसिवली. पहले भी आप हमेशा बोरो करते थे, लेकिन फिर जब आपका सीपेक का प्लान आया तो सीपेक के स्ट्रक्चरल प्रोग्राम्स के लिए आपने बड़ा एकदम से एक्सेसिवली बोरो किया. उसके बाद आपका जो फिस्कल डेफिसिट है वही कम नहीं हो रहा, फिर आपका जो ट्रेड डेफिसिट है वही कम नहीं हो रहा. सो यू बीन बोरोइंग फॉर ऑल दीज थिंग्स, जिसकी वजह से जब मुशर्रफ आया था तो उस जमाने में पाकिस्तान का डेट टू जीडीपी रेशियो कहीं 80 में होता था, 82%, 83%. फिर उसने इसके ऊपर एक कैप लगाया. सो वी रीस्ट्रक्चर्ड आवर डेट एंड वी समहाउ managed to bring it close to 60. But right after that, जब मुशर्रफ जाता है 2008 में, आपका वो जो इकोनॉमिक बबल था, यू नो दैट आर्टिफिशियल बबल, वो बर्स्ट होता है और फिर आपकी इकोनॉमी दोबारा से नोज डाइव करती है. और फिर अब जब नून लीग जाती है तो फिर आपकी वो इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन फील होती हैं आपको उनके जाने के बाद. सो फिर अब आपका पिछले 10 सालों में ये आपका डेट टू जीडीपी रेशो फिर बढ़ गया है. पहले इट रीच्ड अप टू द 70s, अब उससे बढ़ के इट इज समवेयर क्लोज टू 80%. और एक मसला ये भी है ना कि पाकिस्तान में डेट के फिगर्स ट्रांसपेरेंट नहीं है. आप ट्रांसपेरेंटली नहीं बताते कि इस मुल्क की लायबिलिटी कितनी है. So we don't really know how much we actually owe to the world, how much we owe to our domestic economy. So आपका total debt, domestic plus external, is more than 80% at this point in time. हाँ, लेकिन आप लोग एक चीज याद रखें, आप लोगों ने अपने एग्जाम में जो भी स्टैटिस्टिक्स फिगर्स कोट करने हैं, दे शुड बी फ्रॉम द लेटेस्ट इकोनॉमिक सर्वे जो कि उस साल का होगा. तो वो सब चीजें आपको वहां से मिल जाएंगी. यू हैव टू कोट दोस फिगर्स. बट यस, एक तो डेट को लेके फिगर्स आपके इतने ट्रांसपेरेंट नहीं है और आपका 60 से वेल बियॉन्ड 60 आप जा रहे हैं, विच इज अ बिग प्रॉब्लम. एज आई सेड, आपके जो टोटल लिमिटेड अमाउंट ऑफ रेवेन्यूज भी आप गैदर करते हैं, 50% ऑफ दोज रेवेन्यूज इट गोज टू डेट रिपेमेंट. क्योंकि जब आपका डेट बढ़ता है तो उस डेट की रिपेमेंट्स होती हैं. प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ डेट तो आपने वापस देनी होती है, फिर उसके ऊपर हर साल आपको इंटरेस्ट भी देना होता है. सो ये आपकी डेट की जो रिपेमेंट्स हैं, 50% ऑफ योर रेवेन्यू इज गोइंग टू दैट. सो ये अब आपकी अल्टीमेट प्रॉब्लम्स हैं. और इसी तरह अगर आप फ्लो में देखें, सबसे बड़ा मसला हमारा क्या था? यू एक्सपीरियंस फिस्कल डेफिसिट. व्हाई? बिकॉज यू डू नॉट जनरेट एडिक्वेट अमाउंट ऑफ रेवेन्यूज एंड यू कैन नॉट रैशनलाइज योर एक्सपेंडिचर्स, जिसकी वजह से आपके पास यू एक्सपीरियंस फिस्कल गैप, डेफिसिट. फिर अब वो आपका गैप जो है वो डेफिसिट बढ़ता जा रहा है. ठीक, अब उसके बाद यू हैव टू गो फॉर डेफिसिट फाइनेंसिंग, जिसकी वजह से आप डोमेस्टिकली बोरो करते हो, जिसकी वजह से आपके पास अपने मसले हैं. फिर यू गो फॉर योर एक्सटर्नल बोरोइंग, जिसकी वजह से आपको IMF के स्टैप्स जो हैं, यू हैव टू फॉलो दोज कंडीशंस, जिसके अपने जो हैं इकोनॉमिक वो हैं, यू नो, रेपरकशंस. ठीक, फिर जब आपने लोन ले लिया तो लोन की वजह से आपका टोटल डेट टू जीडीपी रेशो बढ़ता है, जिसकी वजह से आपकी डेट रिपेमेंट भी बढ़ती है, विच इज आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज. आपके आधे से ज्यादा रेवेन्यूज उसके ऊपर स्पेंड हो रहे हैं. सो ये आपकी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स एक नटशेल में आपके पास अब आ गई कि एक से दूसरी प्रॉब्लम कैसे डेवलप होती है, हाउ दे आर इंटरलिंक्ड. ठीक, सो दिस इज मोस्ट ऑफ द पार्ट विच इज रिलेटेड टू फिस्कल डेफिसिट. वो किस तरह डेवलप होता है, व्हाट आर इट्स रेपरकशंस, इससे और फर्दर प्रॉब्लम्स क्या आते हैं, हाउ डज दैट लीड टू एन इंक्रीजिंग डेट टू जीडीपी रेशो. ठीक, ये आपका एक मेजर पार्ट यहाँ पे खत्म हो गया. अब इसके बाद हम चलते हैं टू डिस्कस द अदर साइड ऑफ द ट्विन डेफिसिट, विच इज योर करंट अकाउंट डेफिसिट. ठीक, इससे सबसे पहले आप लोगों को जो चीज अंडरस्टैंड करनी चाहिए, जिसपे कहीं एक क्वेश्चन भी आया था पास्ट पेपर्स में, कि व्हाट इज बैलेंस ऑफ पेमेंट.
अच्छा, अब अभी तक हमने जो कुछ भी डिस्कस किया दैट वाज रिलेटेड टू रुपी, कि आपकी वो इट वाज रिलेटेड टू योर डोमेस्टिक लोकल जो है आपकी वो इकोनॉमी से रिलेटेड था। अब हम बात कर रहे हैं आपकी द डीलिंग ऑफ पाकिस्तान इन फॉरेन एक्सचेंज, मतलब पाकिस्तान से बाहर आपकी जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती हैं, ऑल दी ट्रांजैक्शंस व्हिच पाकिस्तान मेक्स विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, वो सब की सब डॉलर में होती हैं, ठीक। सो उसको आप ये बोलते हैं कि दैट इज योर एक्सटर्नल इकोनॉमी, ठीक। आपकी जो इंटरनल इकोनॉमी है वो आपका रुपी है, आप डोमेस्टिकली जितना कुछ बना रहे हैं जो आपकी डोमेस्टिक वेल्थ है, ठीक। फिर ऑल दी ट्रांजैक्शंस व्हिच पाकिस्तान मेक्स विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, वो होती हैं इन टर्म्स ऑफ डॉलर, जिसको आप कहते हैं योर एक्सटर्नल इकोनॉमी। और वो डॉलर कहां से आता है? वो डॉलर हमारे पास हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में होता है, जो कि स्टेट बैंक के पास होता है। स्टेट बैंक हैज टू मेंटेन अ सर्टेन रिजर्व ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, जिसको आप अक्सर अखबार में देखें तो वहां पे लिखा होता है कि अब आपका रिजर्व इतना फ्लक्चुएट हुआ, फिर इतना फ्लक्चुएट हुआ। सो ये उसकी बात हो रही होती है, ठीक। सो बेसिकली व्हाट इज द बैलेंस ऑफ पेमेंट? BOP, बैलेंस ऑफ पेमेंट होता क्या है? बैलेंस ऑफ पेमेंट इज बेसिकली एक साल में पाकिस्तान ने दुनिया के जितने भी मुल्कों के साथ ट्रांजैक्शन की हैं, उससे आपकी या तो आउटफ्लो ऑफ डॉलर होगी या आपके पास इनफ्लो ऑफ डॉलर होगी, ठीक। दिस इज योर बैलेंस ऑफ पेमेंट। एक साल के अंदर आपका डॉलर जो है, आउटफ्लो ऑफ डॉलर एंड इनफ्लो ऑफ डॉलर, ठीक। आउटफ्लो के सोर्सेस क्या होंगे? अगर आप कुछ इंपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, या आपने अपना जो है वो डेट की रिपेमेंट करनी है, ठीक, ये सब आपके आउटफ्लो ऑफ डॉलर के रिसोर्सेज हैं। फिर आपके पास इनफ्लो का सबसे मेजर और इंपॉर्टेंट सोर्स होता है आपकी एक्सपोर्ट्स, आपकी एक्सपोर्ट अर्निंग। आप कुछ एक्सपोर्ट करते हैं, यू अर्न डॉलर। फिर आपके पास जो ये आते हैं रेमिटेंसेस वगैरह, ठीक, दे आर दी सोर्स ऑफ इनफ्लो ऑफ डॉलर। अब आप देखें ऑल दी ट्रांजैक्शंस व्हिच पाकिस्तान मेक्स विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इन अ ईयर, all those transactions are recorded in different accounts of balance of payment as per the nature of transaction. अब बैलेंस ऑफ पेमेंट के बेसिकली 3 अकाउंट होते हैं। एक उसका ये अकाउंट है, करंट अकाउंट, देन इट हैज कैपिटल अकाउंट, देन इट हैज फाइनेंशियल अकाउंट, ठीक है। तो ये बेसिकली 3 मेन अकाउंट होते हैं जिसमें पाकिस्तान की सारी ट्रांजैक्शन जो वो बाकी दुनिया के साथ करता है एक साल में, वो सारी ट्रांजैक्शन इन तीनों डिफरेंट अकाउंट्स में एज पर द नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन इसमें रिकॉर्ड हो जाती हैं। फॉर एग्जांपल, पाकिस्तान के पास FDI आया है विच इज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, तो वो रिकॉर्ड होती है इस अकाउंट में, कैपिटल अकाउंट में, ठीक। पाकिस्तान की जो ट्रेड की ट्रांजैक्शंस हैं वो सब इस अकाउंट में जाती हैं, करंट अकाउंट में, ठीक। आपके लिए इट्स नॉट इंपॉर्टेंट फॉर यू, इट्स नॉट एट ऑल इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नो कि ये सारे अकाउंट्स में क्या होता है। व्हाट यू रियली नीड टू नो इज दिस स्पेसिफिक अकाउंट, कि BOP बेसिकली होता क्या है, और फिर आपका फोकस इस पे होना चाहिए क्योंकि आपसे सिर्फ यही पूछा जा सकता है, ठीक। अच्छा, सो हमने यहां से स्टार्ट की थी कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है। बैलेंस ऑफ पेमेंट इज बेसिकली पाकिस्तान ने एक साल में जितनी भी ट्रांजैक्शंस की हैं विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, मे इट बी द आउटफ्लो ऑफ डॉलर और मे इट बी द इनफ्लो ऑफ डॉलर एज अ रिजल्ट ऑफ दोज ट्रांजैक्शंस, ऑल दोज ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन दीज 3 डिफरेंट अकाउंट्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट एज पर द नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन। तो साल के एंड पे जब आपका फाइनेंशियल ईयर खत्म होता है, आपने देखना होता है कि आपकी आउटफ्लो ऑफ डॉलर शुड इक्वलाइज द इनफ्लो ऑफ डॉलर, ठीक। ये आपकी इकोनॉमिक थ्योरी है कि साल के एंड पे आउटफ्लो ऑफ डॉलर बराबर होनी चाहिए इनफ्लो ऑफ डॉलर पे टू हैव अ बैलेंस ऑफ पेमेंट। इसको आप कहते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। ये आपका सोर्स ऑफ आउटफ्लो, आप खुद सोचें क्या हो सकता है एक मुल्क के लिए। आपका मेन सोर्स ऑफ आउटफ्लो जिससे आपका डॉलर बाहर जाएगा वो क्या होगी? इंपोर्ट होगी ना। जब आप इंपोर्ट करते हैं तो यू गिव डॉलर्स, जब आप अपने डेट की रिपेमेंट करते हैं तो यू गिव डॉलर। ये आपके पास 2 मेन सोर्स होते हैं आउटफ्लो के, ठीक।
सो ये पॉइंट क्लियर हो गया कि इकोनॉमिक थ्योरी क्या कहती है। बैलेंस ऑफ पेमेंट, साल के एंड पे आउटफ्लो ऑफ डॉलर शुड बी इक्वल टू इनफ्लो ऑफ डॉलर, कि इनका नेट इफेक्ट जीरो हो जाए। ये आपका रैशनल है ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट, लेकिन ये इकोनॉमिक थ्योरी है। रियल वर्ल्ड में इट डज नॉट एग्जिस्ट एनीवेयर। दुनिया की किसी इकोनॉमी में भी साल के एंड पे ये दोनों जीरो जो है ये बैलेंस आउट नहीं करते, एंड दैट्स एब्सोल्युटली नॉर्मल बिकॉज इट्स एन इकोनॉमिक थ्योरी। रियल वर्ल्ड में वो होल्ड नहीं करती। लेकिन व्हाट इज इंपॉर्टेंट कि फाइन, इट्स ओके, ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस आउट ना करें, लेकिन कब आपके पास बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस होता है? क्योंकि अभी जो पीछे कहीं सवाल आया था दैट वाज रिलेटेड टू बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस, जो कि हमारा मसला है। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस उस वक्त होगा जब आपकी आउटफ्लो ऑफ डॉलर विल फार एक्सीड योर इनफ्लो ऑफ डॉलर, कि इन दोनों के बीच में गैप होना इज फाइन। आपकी आउटफ्लो आपकी इनफ्लो से अगर ज्यादा है ना तो इट इज फाइन एज लॉन्ग एज वो गैप इतना ज्यादा नहीं है। अगर आपकी आउटफ्लो ऑफ डॉलर बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू इनफ्लो ऑफ डॉलर, जो कि हमारे केस में है, तो आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस बढ़ता जाएगा, जो कि हमारा बढ़ रहा है बिकॉज आपके पास आउटफ्लो के सोर्सेज बहुत ज्यादा है और आपके पास जो इनफ्लो ऑफ डॉलर है दैट इज वेरी वेरी मीगर। सो इसलिए आपके पास बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस होगा। इज दैट क्लियर टू यू? बात समझ में आ गई है सबको? चलो गुड, लेट्स मूव ऑन। अच्छा, अब हम आते हैं, वी विल स्पेसिफिकली डिस्कस दिस वन अकाउंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट, क्योंकि अब आपको अंदाजा हो गया होगा कि जो आपके पास करंट अकाउंट का डेफिसिट है, इट हैज समथिंग टू डू विद दिस स्पेसिफिक अकाउंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। ठीक, क्लियर सो फार? आई नीड मोर ऑफ द रिस्पॉन्सेज। क्लियर? मैं सब बताऊंगी आपको, अभी बस आप लोग ये बताएं कि अब तक सारा समझ में आ गया है। चलो गुड। पहले तो आप देखें कि इस अकाउंट में कौन कौन सी ट्रांजैक्शंस जो हैं वो रिकॉर्ड होती हैं। ठीक, सबसे जरूरी जो यहाँ पे सेंसिटिव चीज बैठी हुई है ना इस अकाउंट में, दैट इज योर ट्रेड बैलेंस। आपकी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, योर ट्रेड बैलेंस, उसकी ट्रांजैक्शन यहां रिकॉर्ड होती है। दिस इज द मेन प्रॉब्लम। ठीक, उसके बाद आपके जो रेमिटेंसेज हैं वो यहां रिकॉर्ड होते हैं। फिर अगर आपको कोई फॉरेन एड आ रही है वो यहां रिकॉर्ड होगी। अगर आपको कोई फॉरेन ग्रांट्स मिल रहे हैं वो यहां रिकॉर्ड होंगे। फिर अनदर वेरी सेंसिटिव थिंग इज योर डेट रिपेमेंट्स। आपकी जो डेट की रिपेमेंट्स हैं वो भी इसी अकाउंट में रिकॉर्ड होती हैं। ठीक, तो बेसिकली अगर आप देखें, एक ये और एक ये, दीज टू आर वेरी फ्रेजाइल ट्रांजैक्शन जो कि आपकी इस अकाउंट में रिकॉर्ड होती हैं। सो अगर इफ यू आर टू अटेम्प्ट अ क्वेश्चन ऑन दिस एस्पेक्ट, करंट अकाउंट डेफिसिट, तो आप कहेंगे कि दीज आर ऑल दी ट्रांजैक्शंस जो कि यहां रिकॉर्ड होती हैं। आप इन सबको डिस्कस करेंगे, बट यू विल से दिस करंट अकाउंट डेफिसिट इज इंक्रीजिंग। ये बढ़ता जा रहा है डेफिसिट प्राइमरली बिकॉज ऑफ दिस, बिकॉज ऑफ योर ट्रेड डेफिसिट, प्राइमरली बिकॉज ऑफ दिस एंड सेकेंडली बिकॉज ऑफ दिस डेट रिपेमेंट्स। उसके बाद आपके बाकी के ये सारे फैक्टर्स आएंगे। आपको बात क्लियर होगी कि आपने जवाब किस तरह से देना है। अगर आपको कहीं पे भी, इवन अगर आपने इस पॉइंट को कहीं अपने एसे में भी डालना है, कहीं भी डालना है, यू हैव टू गो बाय दिस वे। सबसे जरूरी चीज क्या है, यू ऑलवेज स्टार्ट कि इस अकाउंट में ये सारी ट्रांजैक्शंस होती हैं, बट दिस डेफिसिट इज प्राइमरली एंड मेनली बिकॉज ऑफ योर ट्रेड डेफिसिट एंड सेकेंडली बिकॉज ऑफ योर डेट रिपेमेंट्स। ये पहला आपका मेन पॉइंट है, ये दूसरा आपका मेन पॉइंट है, फिर आपके ये सारे पॉइंट्स आएंगे। क्लियर? अब आगे चलते हैं।
अब हम बात करते हैं कि आपके पास जो ट्रेड का डेफिसिट है वो क्यों है। आई थिंक यू आर ऑलरेडी वेल अवेयर ऑफ द फैक्ट, जो कि हमने पहले भी इसके ऊपर थोड़ी सी बात की थी, कि पाकिस्तान की ट्रेड का डेफिसिट ही हमारी अपना जो है ना बहुत बड़ा मसला है। कि 1947 से आप देखो कि इंडिया कहां पे पहुंच गया। इंडिया इज वन ऑफ द लीडिंग इकोनॉमीज इन एशिया, ठीक। उसके बाद आप बांग्लादेश की एग्जांपल ले लो यार। 1971 में यू हैड दिस डिबाकल। तब तक जो है ना बांग्लादेश एक नया मुल्क जो है वो बन के उभरा। अब अगर आप इतने सालों में बांग्लादेश को और अपने आप को देखो, बांग्लादेश इज वन ऑफ द लीडिंग एक्सपोर्टर्स इन आवर रीजन। डू यू नो दैट? और अगर आप इफ यू डू अ बिट ऑफ रिसर्च ऑन बांग्लादेश, तो बांग्लादेश एट दिस पॉइंट इन टाइम इट हैज इन्विजन्ड 100 स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स। पाकिस्तान ने तो सीपेक में 9 कर लिए, तो हम कहते हैं हमने बड़ा काम कर लिया, और 9 के ऊपर हमने कोई काम भी स्टार्ट नहीं किया। बांग्लादेश हैज इन्विजन्ड फॉर अ लॉन्गर टाइम 100 स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ताकि वो अपनी एक्सपोर्ट की जो पोटेंशियल है उसको और कहीं ज्यादा बढ़ा सके। पाकिस्तान वॉज वंस अ क्वीन ऑफ कॉटन, हमारी बहुत ज्यादा फेमस होती थी दुनिया में। पाकिस्तान हैज लॉस्ट दैट स्टेटस टू बांग्लादेश। पाकिस्तान हैज लॉस्ट दैट स्टेटस टू बांग्लादेश बिकॉज बांग्लादेश अपनी एक्सपोर्ट बेस को बहुत ग्रेजुअली इंक्रीज कर रहा है। पाकिस्तान 1947 से लेके अब तक पाकिस्तान, नोबडी knows पाकिस्तान एज एन एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी। पाकिस्तान अब भी क्या बेचता है दुनिया में? पहले आपके पास बड़ा अच्छा यू हैड अ स्टेटस ऑफ हाई क्वालिटी व्हीट एंड कॉटन। अब आप वो एक्सपोर्ट नहीं करते बिकॉज यू हैव सो मेनी कंपेटिटर्स इन योर ओन रीजन। अब हम क्या बेचते हैं? बासमती राइस बेचते हैं, बट दैट टू एट अ वेरी लो प्राइस। फिर यू सेल कार्पेट्स, यू सेल लेदर प्रोडक्ट्स, यू सेल ड्राई फ्रूट्स, यू सेल फ्रूट्स, यू सेल वेजिटेबल्स, और ये आपकी लिमिटेड एक्सपोर्ट बेस है। अब ये वो एक्सपोर्ट बेस है जिसके अंदर यू हैव नॉट एडेड एनी वैल्यू। इट्स द एज ऑफ ब्रांडिंग, इट्स द एज ऑफ एडिंग वैल्यू, ठीक है, जिसके अंदर हम बहुत पीछे हैं। आपके पास कोई हाईटेक इंडस्ट्री नहीं है, ठीक। सो हमारी रिलायंस इज प्राइमरली ऑन द प्राइमरी प्रोडक्ट्स विच कम फ्रॉम द एग्रो बेस्ड सेक्टर। हम ये लिमिटेड चीजें एक्सपोर्ट करते हैं, वेयर एज दुनिया में इस वक्त इस द एज ऑफ ब्रांडिंग, वैल्यू एडिशन, जिसकी हर जगह पे जरूरत है। सो इन चीजों से अव्वल तो आपकी बहुत नैरो बेस है, फिर इनके ऊपर यू कैन नॉट अर्न क्वालिटी अमाउंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। वेयर एज बाकी सब जरूरत की चीजें, इवन आप जो चीज खाते हैं, चीज भी जो है वो, और ये जो ड्राई मिल्क है, आप ये तक इंपोर्ट करके लाते हैं। लाइक इट्स वन ऑफ द बेसिक नीड्स जो कि लोग यहाँ पे ये इस्तेमाल करते हैं चाय में। सो पाकिस्तान इतने सालों से इज प्राइमरली एन इम्पोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी बिकॉज यू हैव फेल्ड टू इंडस्ट्रियलाइज। आपकी जो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस भी हैं उसके अंदर आपके पास ये एक्सपोर्ट्स की इंडस्ट्री है, ठीक, जिसमें भी आप देखें अब आपकी रीजन में उसके अंदर भी बहुत ज्यादा होगा कंपटीशन। इसके अलावा आपके पास कोई मेजर इंडस्ट्री नहीं है। चाइना आपके पास एक जाइंट बैठा है, इंडिया आपके पास बैठा है, फिर यू हैव बांग्लादेश, फिर आपके पास अपनी रीजन में और इतने ज्यादा जो है वो लीडिंग एक्टर्स आ रहे हैं। सो वेयर डज पाकिस्तान स्टैंड? पाकिस्तान हैज नो स्पेसिफिक स्टैंडिंग। अब यहाँ पे टेक्सटाइल में, जैसा कि मैंने आपको बोला, टेक्सटाइल हमारा फोर्टे होता था, बट बांग्लादेश बहुत आगे जा रहा है, इंडिया बहुत आगे जा रहा है। आप बहुत पीछे रह गए हैं बिकॉज उसके अंदर भी आपने वैल्यू ऐड नहीं की हुई, ठीक। सो इट्स टाइम फॉर अस टू मूव फॉरवर्ड, इट्स टाइम फॉर अस टू ऐड वैल्यू, इट्स टाइम फॉर अस फॉर डाइवर्सिफिकेशन, कि आप नई नई चीजें बनाओ जिनकी दुनिया में जरूरत है, ठीक। सो आपकी एक्सपोर्ट बेस इज वेरी लिमिटेड, एक तो ये प्रॉब्लम हो गई, एंड यू आर एन इम्पोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी। दूसरा मसला ये है कि आपकी जो लिमिटेड एक्सपोर्ट बेस है ना, उससे भी आप फायदा उठा सकते थे अगर आप अपनी ही रीजन में ट्रेड करते। पाकिस्तान का दूसरा सबसे बड़ा अलमिया विच यू शुड राइट डाउन इज पाकिस्तान हैज वेरी लिमिटेड ट्रेड लिंक्स, जिसको आप कहते हैं योर कमर्शियल डिप्लोमेसी, योर ट्रेड डिप्लोमेसी, कि पाकिस्तान के दुनिया के कितने मुल्कों के साथ ट्रेड लिंक्स हैं। डू यू नो दैट पाकिस्तान हैज इमेंस पोटेंशियल ऑफ ट्रेड विद इन इट्स ओन region? Have you heard about these
सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स, ये कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये जो है दे आर वेरी मच रिच इन ऑयल रिसोर्सेज, गैस और ऑयल में, जो कि हमारे पास नहीं होता, बट दे आर इन नीड ऑफ सो मेनी थिंग्स जो कि हम बनाते हैं डोमेस्टिकली। पाकिस्तान के इनके साथ रोड लिंक्स हैं। अब तक पाकिस्तान हैज नेवर एक्सप्लोर्ड सो मेनी ऑफ दिस ट्रेड एवेन्यूज विद द कार्स के साथ आपने एक्सप्लोर नहीं किया। ईरान के साथ यू हैव हैड अ ह्यूज पोटेंशियल, बट बिकॉज ऑफ दोज प्रेशर्स फ्रॉम यूएसए and those pressures from Saudi Arabia, you have still not managed to develop good trade links with Iran. ठीक, इंडिया के साथ तो you have always had those belligerent relationships. So on account of all these factors, Pakistan has never given enough importance to its economic वैल्यू, और किसी भी मुल्क के लिए दुनिया में रेलेवेंट होने के लिए दैट कंट्री हैज टू बी इकोनॉमिकली रेलेवेंट. राइट दिस डाउन समवेयर. If you want to be an important actor in the international forum, you have to be economically relevant. China has made itself economically relevant, and no nation can dare to stand, in front of China. Why? Because it's very much economically relevant, and Bangladesh is following the same path. जब nation economically आप पे depend करती हैं, and trade plays a very important role in that regard. So अगर पाकिस्तान ने अपने low income trap से बाहर आना है, if Pakistan wants to come out of this increasing trade deficit or this deficit, Pakistan has to increase its export base. Pakistan has to increase its trade relationships. अपने trade links को और ज्यादा expand करे. जब trade links expand होते हैं तो आपकी goods की demand create होती है, तो naturally फिर आपकी economy में उस good को लेके business जो है वो induce होगा. So उस case में you can link the special economic zones जो कि हमने CPEC में envision किए हैं कि if Pakistan needs to increase its export base, it needs to industrialize. And for that very matter, आपके special economic zones, they play a very important part because they are equipped in all sorts of aspects जो कि ज़रूरी होती हैं for a nation to industrialize. So Pakistan has to immediately start working on those special economic zones. We got to industrialize at a very speedy rate because we got to limit these burgeoning trade deficits. और वो एक ही सूरत में हो सकता है, अपनी एक्सपोर्ट बेस को एनहांस करें, उसको डाइवर्सिफाई करें, उसमें क्वालिटी वाइज, स्टैंडर्डाइज वाइज ब्रांडिंग लेकर आए. ये सब चीजें जरूरी हैं. ठीक, ये तो आपका हमने एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है हमारी ट्रेड के साथ क्या प्रॉब्लम्स हैं हमने वो देख लिए. ठीक, उसके बाद दूसरा वाला इशू है रेमिटेंसेज जो है. रेमिटेंसेज इतने सालों से इट हैज बीन अ वेरी रिजिलियंट सोर्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग फॉर पाकिस्तान. अब ये रेमिटेंसेज होते क्या हैं? बेसिकली पाकिस्तान की वर्कफोर्स दुनिया के जितने भी मुल्कों में जाके काम करती है, वो घर में जो पैसा वापस भेजते हैं वो दैट कम्स इन टर्म्स ऑफ डॉलर्स ना. तो वो क्या होता है? वो आपकी इनफ्लो ऑफ डॉलर होती है जो कि आप अपने मुल्क वापस भेजते हैं, जिनको आप कहते हैं रेमिटेंसेज. इतने सालों से इट हैज बीन अ वेरी रेजिलिएंट सोर्स, लेकिन अब वो भी आपका ड्रॉप कर रहा है. व्हाई? क्यों? क्योंकि पाकिस्तान का एक और फेलियर आपके सामने आएगा. पाकिस्तान हैज फेल्ड टू इन्वेस्ट इन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट. पूरी दुनिया में लेबर फोर्स डायनामिक्स चेंज हो रहे हैं. अब उनको पूरी दुनिया में स्किल्ड लेबर फोर्स की जरूरत है कि जिनके पास स्किल हो, बिकॉज अब आपके पास सारी की सारी एडवांसमेंट्स हो रही हैं. यू रिलाई मोर ऑन मशीन्स, यू हैव ICT, आपके पास हर जगह तो है ऑटोमेशन, सो दे नीड स्किल्ड लेबर फोर्स. पाकिस्तान का प्रॉब्लम ये है कि मोस्ट ऑफ योर लेबर फोर्स इज अनएजुकेटेड एंड अनस्किल्ड. अनएजुकेटेड तो है ही, बट वो अनस्किल्ड भी है. और वो क्यों है? क्योंकि आपने यू हैव नेवर रियली आपने कभी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी कि आप स्किल्स डेवलपमेंट में इन्वेस्ट करो. आपके पास इतनी यूथ पड़ी है, इतना आपके पास लेबर फोर्स है, ना तो आप उनको क्वालिटी एजुकेशन दे रहे हैं, ना आप उनको क्वालिटी स्किल्स दे रहे हैं, और ना ही यू आर क्रिएटिंग इनफ जॉब्स टू एब्जॉर्ब दोज पीपल. और फिर बाहर के मुल्कों में भी यही मसला है कि बाहर के मुल्कों में दे से कि अगर इनके पास प्रॉपर वोकेशनल स्किल्स नहीं है तो हम इनको हायर नहीं करेंगे. सो पूरी दुनिया
दुनिया में पाकिस्तान की लेबर फोर्स विच वाज वेरी मच इन डिमांड बिकॉज चीप होती थी, बट नाउ इट्स डिमांड इज फॉलिंग कंसिडरेबली बिकॉज दे आर इन नीड ऑफ स्किल्ड लेबर फोर्स. सो आपका जो इतना अच्छा सोर्स ऑफ रेमिटेंस होता था वो भी अब फॉल कर रहा है. इट इज देयर बट इट्स फॉलिंग. देन एड आपको ऐसा सच कोई नहीं आ रही अब. ठीक, ग्रांट्स क्या होते हैं? ग्रांट सिंपल आपको किसी मुल्क ने जो है गिफ्ट दे दिया. फॉर एग्जांपल जो सऊदीज हैं ये अक्सर हमें ग्रांट्स देते हैं, बट वो ग्रांट हमें देते हैं इसलिए ताकि हमें बाद में पॉलिटिकली प्रेशराइज कर सकें कि ईरान से दूर रहो, ये करो, वो ना करो. ठीक, तो ग्रांट आपके लिए दे आर बेसिकली लाइक योर गिफ्ट्स, बट कंसिडरिंग पाकिस्तान की फॉरेन एक्सचेंज नीड्स कितनी है, दीज ग्रांट्स आर लाइक दोस पीनट्स, कोई से खास फर्क नहीं पड़ता. सो अगला आपका इसके बाद सबसे बड़ा मसला जो है ना विच इज कॉजिंग दिस इंक्रीजिंग डेफिसिट, वो आपकी डेट रिपेमेंट है, जो कि मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि आपका टोटल जो डेट है, पब्लिक डेट, डोमेस्टिक प्लस एक्सटर्नल, उसके ऊपर जो आपको इंटरेस्ट की रिपेमेंट करनी होती है, प्रिंसिपल अमाउंट को जो आपने रीपे करना होता है, आधा आपका रेवेन्यू उसके ऊपर जा रहा है, उससे ज्यादा ही जा रहा है वो तकरीबन. तो उससे क्या होता है, आप यू हैव टू रीपे दोज इन टर्म्स ऑफ डॉलर, तो दैट इज एन आउटफ्लो ऑफ डॉलर. ठीक, उससे क्या होगा, फिर यही होगा कि आपका करंट अकाउंट डेफिसिट बिकॉज आपकी आउटफ्लो ऑफ डॉलर है वो और ज्यादा बढ़ता जाएगा. सो ऑन अकाउंट ऑफ दिस these two main problems, आपका करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ता जा रहा है. सिंस ये बैलेंस ऑफ पेमेंट का एक अकाउंट है, जब ये ज्यादा बढ़ेगा तो आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस भी बढ़ जाएगा. ठीक, क्लियर है? अब तक कुछ और समझ नहीं आई तो बताओ मुझे. देखो, ये जो किसी एक साल में आपके पास ये रेमिटेंस आ गया ना, ये यूजुअली फ्लक्चुएट करता है, लेकिन आपने देखना होता है ओवर द इयर्स ऑन एवरेज आप कितने स्टेबल रहे हो. तो एक बहुत बड़ी ड्रास्टिक रियलिटी आपके सामने जो है ना वो यही है कि अब पाकिस्तान का जो रेमिटेंस का सोर्स था ना, इट इज नॉट गोइंग टू बी एज रिलायबल एज इट यूज्ड टू बी बिकॉज लेबर फोर्स डायनामिक्स पूरी दुनिया में चेंज हो रही है. हमारी सबसे ज्यादा वर्कफोर्स काम करती है यूएई में एंड ये सऊदीज के पास, लेकिन कितनी ज्यादा आपकी वर्कफोर्स वहां से फायर होके आई है बिकॉज उनके लेबर फोर्स के डायनामिक्स चेंज हो रहे हैं. सो if we got it to be a sustainable source, आपको अपनी स्किल्स डेवलपमेंट में इन्वेस्ट करना पड़ेगा. ठीक, एनी मोर डिटेल ऑन डेट रिपेमेंट्स? इसके अलावा क्या मैं डिटेल दूं आपको? आपके लिए व्हाट यू रियली नीड टू अंडरस्टैंड इसके डेट रिपेमेंट्स क्या होती हैं, इनकी क्यों जरूरत पड़ती है, और डेट रिपेमेंट्स होंगी तो आपके क्या मसले होंगे, वो सब मैं आपको बता चुकी हूँ. आपकी जब डेट रिपेमेंट्स होंगी, आपका रेवेन्यू जो कि आप अपनी डेवलपमेंट पे लगा सकते हैं वो आप इसके ऊपर वेस्ट करोगे. फिर इट इज एन आउटफ्लो ऑफ डॉलर, उसकी वजह से आपके पास ये वाला जो डेफिसिट है वो बढ़ जाएगा एंड नेचुरली आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस भी बढ़ जाएगा. फिर आपके जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स होते हैं स्टेट बैंक के पास वो फॉल करेंगे, क्योंकि आपको एक सर्टेन लेवल मेंटेन करना जरूरी होता है बिकॉज यू हैव टू मेक दी पेमेंट्स फॉर इंपोर्ट्स. ठीक, आई होप ये चीजें दे शुड बी मोर देन सफिशिएंट फॉर यू टू हैव अ वेरी वेल क्राफ्टेड आंसर. ठीक, बस एक चीज याद रखनी है, चीजों को लिंक करना होता है बिकॉज CSS का एक वेल क्राफ्टेड आंसर इज ऑल अबाउट लिंकिंग स्टफ. और मैंने आपको हर चीज अभी तक जो है वो लिंक्स के साथ बताई है, सो दैट आप लोग अगर चीजों को एक प्रॉपर लिंकेज के साथ समझो ना तो यू विल नेवर फॉरगेट कि अच्छा भाई ये प्रॉब्लम कैसे हुई है और इसके क्या होंगे वो रेपरकशंस वगैरह. तो आई होप इट्स क्लियर बाय नाउ. अच्छा, इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो बताओ. ये इधर कोई मोहम्मद अमीर हमजा हैं, इनको जरा ये करें अनम्यूट. Assalamu alaikum, Miss. Assalamu alaikum. Miss, I had two small questions. One was you were talking about the fact that Pakistan's domestic borrowing is twice as much as their external borrowing. But can we link it to the fact that the commercial banks that are within Pakistan then have to borrow from external sources as well to fund themselves?
Could you just repeat it again? Miss, the domestic borrowing of Pakistan, you said, is twice as much as external borrowing. But to fund themselves as well, the domestic banks have to borrow from outside sources, from external sources. So can we link domestic and external borrowing? नहीं, you're not going to make any such link over there. खासतौर पे अगर आपने जवाब देना है, क्योंकि देखो हमने सिर्फ ये देखना है, आई डोंट नो कि आपने ये बात किस उसमें वो की है कॉन्टेक्स्ट में कि आपके जो कमर्शियल बैंक्स हैं दे हैव टू रेज देयर फंड्स बाय बोरोइंग एज वेल. नो, वो किस तरह से अपने फंड्स लेकर आते हैं, जिस तरह से भी लाएं, क्योंकि उनका काम है, दे आर इनटू दैट बिजनेस. हमारा पॉइंट जो है यहाँ पे, क्योंकि हमने इकोनॉमी के हिसाब से देखना है ना, तो आप ये देखें कि हमने देखना है एक सर्टेन बैंक है, ठीक है, उसके पास एक सैंक्शन लिमिट है जो कि उसको स्टेट बैंक ने दी है कि भाई तुमने इस अपनी अमाउंट के हिसाब से लोन देने हैं. हमने जो 2 पॉइंट रेज किए थे, पहला पॉइंट ये है कि आपका फाइनेंशियल सेक्टर इज नॉट दैट वेल फॉर्मलाइज्ड. वो अपनी सैंक्शन लिमिट के अंदर भी रह के लोगों को लोन नहीं देता बिकॉज ऑफ अ लॉट ऑफ पॉलिटिकल इंसेंटिव्स. एक आम आदमी, फॉर एग्जांपल, देयर आर सो मेनी ब्राइट पीपल जिनके पास स्टार्टअप्स के बहुत अच्छे आइडियाज होते हैं, उनको बैंक लोन नहीं देता बिकॉज दे आर नॉट पोलिटिकली वेल कनेक्टेड. तो ये तो आपका एक नॉर्मल सिनेरियो है. फिर हमने कहा कि इस सिनेरियो में अगर आप ये सोचें कि आपकी स्टेट आके उन्हीं बैंक से बहुत एग्जेसिव बोरोइंग कर गई है, अब आपके बैंक्स ने वो अपना फंड कहां से लिया है, जैसे लिया है, दैट इज नॉट आवर कंसर्न. बट हम ये देख रहे हैं कि उस फंड में से अगर स्टेट आपके ज्यादा से ज्यादा लोन ले गई है तो बाकी आम आदमी के लिए तो लोन और ज्यादा ड्रेस्टिकली फॉल कर गए ना. तो हमने अपना लिंक यहां से स्टार्ट किया है. अब वो बैंक्स अपना लोन कहां से रेज करते हैं, वो बाहर से कहीं उसको वो रेज करते हैं, वो जो भी करते हैं, दैट इज वो आपका पूरा का पूरा एक it's like a financial chain. ठीक? Right. That is not a problem. Where the problem actually lies is कि आपका financial sector अव्वल तो it is very much informal. फिर उस इनफॉर्मल होने के ऊपर सोने पे सुहागा ये हो जाता है कि स्टेट आके जब इतना बोरो कर लेगी रेकलेसली तो आम आदमी के लिए तो फिर कोई लोन नहीं बचेगा एंड द होल चेन ऑफ इवेंट स्टार्ट. सो आपने कोई भी एग्जाम में ऐसा पॉइंट नहीं लिखना विच इज नॉट रेलेवेंट. सो इट्स नॉट रेलेवेंट ओवर हियर. अब आपको क्लियर हो गया? जी मिस वन स्मॉल थिंग जो आपने बताया था कि वो डेप्रिसिएशन ऑफ जब करेंसी होती है उससे एक्सपोर्ट प्राइसेस कम हो जाते हैं, इंपोर्ट प्राइसेस बढ़ जाते हैं, तो would you suggest us to draw a graph for that in the exam to further explain it, or there's no need to do that? देखो, if you can draw the graph well, अगर किसी की इकोनॉमिक्स की बैकग्राउंड है, वो अगर कोई अच्छा सा ग्राफ बना सकता है, but I would still suggest कि अगर आप इकोनॉमिक्स के एग्जाम नहीं दे रहे ना, क्योंकि जो आपका जो एग्जामिनर होगा ना उसकी इकोनॉमिक्स की कोई बैकग्राउंड नहीं होगी, सो उसको इन चीजों के बारे में इतना अंदाजा नहीं होगा. उसको सिर्फ उतना अंदाजा होगा विच इज नीडेड एज फॉर द जनरल नॉलेज. तो अगर आप ग्राफ बना दोगे, सही बनाओगे, तो हाँ आपका मतलब उसको ये अंदाजा हो जाएगा कि दिस गाय नोज कि अच्छा ये इस तरह से होता है. तो अगर आपको बनाना आता है ना सही, आप उसके वैक्सेस लेंगे तो ठीक है. अगर आपको नहीं आता ना, देयर इज एब्सोल्युटली नो नीड बिकॉज इट्स नॉट इवन रिक्वायर्ड. अगर आप इसी चीज को एडिक्वेटली एक्सप्लेन कर देते हैं ना, चीजों को लिंक करके, तो वही चीज जो है ना वो जरूरी है. बट इफ यू कैन मेक इट वेल, डू इट. अंडरस्टूड मिस, थैंक यू सो मच. नो प्रॉब्लम. अच्छा, अब जी क्वेश्चंस की तरफ आते हैं. इससे पहले कि मैं आपको लास्ट चीज एक्सप्लेन करूं, लेट्स जस्ट टेक क्वेश्चंस. फॉरेक्स रिजर्व डिक्रीजेस कॉजेज डीकैलकुलेशन ऑफ रुपी. ये क्या किसने लिखा हुआ है? मोहम्मद अहमद, आपका क्वेश्चन ही मुझे समझ नहीं आया. अच्छा ठीक है, डिवैल्यूएशन. अच्छा देखो, ये जो है ना आपकी ये जो इसकी वैल्यूएशन होती है करेंसी की, ये सिर्फ एक चीज पर डिपेंड नहीं कर रही होती. इट डिपेंड्स ऑन अ लॉट ऑफ फैक्टर्स. आपकी इस वक्त जो इकोनॉमिक सिचुएशन है वो क्या है, आपकी इस वक्त जो स्टेट बैंक की जो इस वक्त पॉलिसी है मॉनेटरी, वो क्या है. ठीक, तो इट डिपेंड्स ऑन अ लॉट ऑफ थिंग्स. बट यस, अगर आपके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बहुत ड्रास्टिकली ड्रॉप करते हैं तो ओवरऑल आपकी इकोनॉमिक सिचुएशन अफेक्ट होती है एंड इट वुड नेचुरली अफेक्ट योर द वैल्यू ऑफ योर रुपी इन टर्म्स ऑफ द वैल्यूएशन ऑफ डॉलर. तो यस, इट्स वन ऑफ द एस्पेक्ट्स. अच्छा,
डेफिसिट कम्स फ्रॉम IPPS, इलेक्ट्रिसिटी पेमेंट, इन विच कैटेगरी? यही पॉइंट अब मैंने आप लोगों को लास्ट में समझाना था, विच इज योर सर्कुलर डेट। ठीक, तो कि वो अभी ये रिजवान खान ने पूछ लिया तो कि मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूं। इसके अलावा अगर कोई और क्वेश्चन है तो मुझे बाद में बताएं। कि लास्ट हमारा रह गया टॉपिक which is circular debt, जिसके बारे में रिजवान खान ने खुद ही पूछ लिया। While explaining depreciation point, should we refer to the J curve? J curve, what J curve? कौन है ये? सुहेल मुझे जरा प्लीज एक्सप्लेन करें, आप किस चीज की बात कर रहे हैं? सुहेल, which J curve are you referring to and why? अच्छा, उतनी देर में अहमद शाह का सवाल है कि अगर करेंसी की वैल्यू गिरने से इन्फ्लेशन होती है तो चाइना को क्यों मसला नहीं होता? वो तो मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया कि एक इकोनॉमी का साइज जो है ना, द साइज ऑफ योर इकोनॉमी रियली मैटर्स। अगर आपकी इकोनॉमी का साइज बहुत बड़ा है ना, एंड इफ यू आर अ स्टेबल इकोनॉमी, तो अगर आपको कोई इकोनॉमिक शॉक्स भी लगते हैं ना, तो यू कैन काउंटर दोज इकोनॉमिक शॉक्स बिकॉज आपकी इकोनॉमिक फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग होती हैं। यू आर अ स्टेबल इकोनॉमी, यू हैव अ वेरी लार्ज इकोनॉमी। आपकी इकोनॉमी का साइज जितना छोटा होगा ना, आपको छोटे मोटे शॉक्स उतने ज्यादा बैडली आप फील करोगे। सो हमारी इकोनॉमी का मसला ये कि वी हैव अ वेरी स्मॉलर इकोनॉमी, सो हमें कोई छोटा सा भी शॉक लगता है ना तो वी एक्चुअली फील इट। वेयरएज चाइना इज अ वेरी ह्यूज इकोनॉमी। चाइना को अगर एक तरफ बहुत ज्यादा फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग हो रही है एट लोअर प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट्स, तो इट कैन अफोर्ड टू डू सो बिकॉज उसको अगर कोई छोटा मोटा डोमेस्टिकली इन्फ्लेशन का नुकसान भी होगा ना, अव्वल तो उसकी मार्केट जो है दे आर वेरी वेल रेगुलेटेड। वो इस चीज के लिए वो कोई ना कोई जो है ना वो वे आउट निकाल लेते हैं। दूसरा, उनको फायदा बहुत ज्यादा हो रहा है बिकॉज यू ऑलवेज हैव टू वे कि आपकी कॉस्ट और आपका बेनिफिट जो है वो क्या है। इस पॉलिसी का उनको बेनिफिट अपनी कॉस्ट से कहीं ज्यादा हो रहा होता है, सो दे कैन डू सो। वेयरएज हमारे केस में इट्स द ऑपोजिट। ठीक, मैम काइंडली टेल सोर्सेज ऑफ फॉरेक्स रिजर्व। मोहम्मद अहमद, अभी मैंने आप लोगों को सारे सब लिस्ट डाउन किए थे कि फॉरेन एक्सचेंज के मेन क्या होते हैं सोर्सेज। आपके पास सबसे बड़ा सोर्स फॉरेन एक्सचेंज का आपकी एक्सपोर्ट्स होती हैं, जिनको बेच के आपको मिलता है डॉलर। दूसरा आपके पास सोर्स होता है आपके रेमिटेंसेस, जिससे आपके पास आता है डॉलर। तीसरा, अगर आपको कोई एड आ रही है उससे आता है डॉलर। फिर अगर आपको कोई ग्रांट मिल रहा है उसके मतलब वो एक सोर्स होता है ऑफ इनफ्लो ऑफ डॉलर। ठीक, सो इन सब चीजों की वजह से आपके पास फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग आती है। इसके अलावा अगर आपने लोन रेज किया है तो वो भी आपके पास सोर्स ऑफ इनफ्लो ऑफ डॉलर है। ठीक, सो जिस चीज से भी आपके पास डॉलर आ रहा है ना, दैट बिकम्स अ सोर्स ऑफ फॉरेक्स रिजर्व। फॉरेक्स इज बेसिकली अ सिंपल टर्म फॉर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। आई होप इट्स क्लियर। और इससे पहले कि आई एक्सप्लेन द वेरी लास्ट टॉपिक, what are the repercussions of smuggling? Nobody will ask you that question honestly. कभी ये सवाल नहीं आएगा आपको। हाँ, आप किसी क्वेश्चन में छोटा मोटा एस्पेक्ट इसका जरूर डाल सकते हैं। स्मगलिंग से क्या होगा? स्मगलिंग से आपकी अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी जो है उसको आप इंसेंटिवाइज करते हैं, आपकी जो ब्लैक इकोनॉमी है। अगर आपने, क्योंकि फॉर अस if we are to increase our revenues, we'll have to move towards documentation. So अगर आपकी इकोनॉमी में स्मगलिंग हो रही है, which means कि आपकी इकोनॉमी में ब्लैक इकोनॉमी, आपकी शेडो इकोनॉमी, योर डार्क इकोनॉमी इज स्टिल वेरी वेरी इंटैक्ट, which is in our case. तो ये सबसे बड़ा एक इसका ड्रॉबैक ये है जिससे आपके फर्दर इश्यूज जो हैं वो इमर्ज होते हैं। ठीक, इसके अलावा एंड प्लीज आई रिक्वेस्ट ask me questions which are related to your CSS exam. Do not become scientist. If buying power of an economy, then inflation does not affect domestic affairs to a great extent. Who said that? Domestic for fragile economies like us is extremely damaging. एक मतलब US is a huge economy. Inflation उनको भी hurt करती है, उनको जरूर hurt करती है because it affects the common man. It affects every economy, but it affects the fragile economies more. और कोई क्वेश्चन हो पूछे, नहीं तो we move on to the last topic. But ask me relevant questions.
Anybody else? Everything clear so far? Any other question? But it has to be related to your exam. Okay, good. Last हमने जो टॉपिक करना है that is circular debt. अब ये जो डेट है ना, ये वो वाला डेट नहीं जिसकी अभी हमने बात की है. इट्स नॉट योर टोटल डेट, इट्स नॉट योर पब्लिक डेट. वो वाला डेट है जो कि आपकी गवर्नमेंट इकट्ठा करती है फॉर डेफिसिट फाइनेंसिंग. उसमें आपका डोमेस्टिक एंड एक्सटर्नल डेट होता है. ये आपका एक स्पेसिफिक डेट है. Circular debt is a specific debt which is related to a specific institution. वो कोई भी एक वो एक इंस्टीट्यूशन हो सकती है. इट कुड बी एनी स्पेसिफिक सेक्टर कि वो उसका अपना ही डेट पाइल अप होता जा रहा है ओवर द इयर्स. उसको आप कहते हैं सर्कुलर डेट. हमारे केस में सर्कुलर डेट इज अ डेट विच इज रिलेटेड टू द पावर सेक्टर. हम उसका अक्सर सुनते हैं कि आपका जो पावर का सेक्टर है उसका सर्कुलर डेट पाइल अप होता जा रहा है. सो इट इज नॉट द ऑर्डिनरी डेट जिसकी हम बात करते हैं, जिससे आपका डेट टू जीडीपी रेशियो बढ़ता है. इट्स नॉट दैट डेट. इट्स अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ डेट. इट्स अ डेट which in our case is a debt related to the power sector. ये बात क्लियर है? नूर, मैंने साथ साथ आपको सब बताएं किस तरह के क्वेश्चंस होते हैं, और अगर आपने सबसे अच्छी तरीके से अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है तो व्हाट यू रियली गॉट टू डू इज, व्हिच आई विल हाईली एडवाइज, कि आपके जितने भी आपके सारे के सारे सब्जेक्ट्स हैं ना, आप उन सब के लिए पिछले 6 से 7 सालों के जो आपके पास पेपर्स हैं ना, मेक अ सेपरेट फोल्डर ऑफ एवरी सब्जेक्ट यू हैव. उन सबका अलग से एक फोल्डर बनाएं. उसमें पिछले 6 से 7 साल के आप अपने रखें एग्जाम्स. इनफैक्ट जब भी कोई बंदा सीएसएस की तैयारी स्टार्ट करता है ना, सबसे पहला काम आपको ये करना चाहिए, वंस यू हैव डिसाइडेड योर सब्जेक्ट्स, मेक अ सेपरेट फोल्डर फॉर ऑल ऑफ योर सब्जेक्ट्स, जिसमें आप हर एक सब्जेक्ट के पिछले 6 से 7 साल के रखो पास पेपर. सबसे पहले एक दफा ब्रीफली गो थ्रू द क्वेश्चंस. उससे आपको अंदाजा हो जाता है कि भाई इस टॉपिक के ऊपर इस रेंज के अंदर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. सो इफ यू जस्ट गो थ्रू द पास्ट पेपर्स, यू वुड ऑटोमेटिकली नो योरसेल्फ कि अच्छा हमसे इतना ही पूछा जाता है, इस रेंज से वो बाहर नहीं जाते. बाकी जो अभी तक मैंने आपको जितनी चीजें कराई है ना, दीज आर ऑल इंपॉर्टेंट स्टफ जिसके ऊपर आपको सवाल पूछे जा सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मैंने एक्सप्लेन किया था कि देयर वाज अ क्वेश्चन रिलेटेड टू बैलेंस ऑफ पेमेंट प्राइसेस, जो कि मैंने अभी आप लोगों को सारा एक्सप्लेन किया है. सो आपको उसी एक ट्रेंड में जाके उस क्वेश्चन का जवाब देना है, जिस तरह कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया था. सो द बेस्ट वे आउट टू नो कि आपसे क्या पूछा जा सकता है, यू हैव द सिलेबस एंड यू हैव द पास्ट पेपर्स. उस हिसाब से, और फिर जो आपको बंदा इस वक्त पढ़ा रहा होता है वो आपको वही चीजें सिखा रहा होता है जो कि उसको लगता है कि दीज आर हाईली लाइकली टू बी आस्क्ड. ठीक, तो आई होप नूर अब आप इस चीज से क्लियर हो गई होंगी. ओके, व्हाट एल्स, फाइन. चलो इसके ऊपर ही आते हैं. अच्छा, मुझे बताओ, ये चीज क्लियर हो गई, फर्क समझ आ गया कि ये कौन सा वाला डेट होता है, सर्कुलर डेट? इसमें तो नहीं है कंफ्यूजन? गुड इनफ. अब हम देखते हैं कि सर्कुलर डेट इतने सालों का मसला क्यों है, इससे आप क्यों बाहर नहीं आ रहे. सबा, इसमें क्या चीज समझ नहीं आई है आपको? मैंने आपको ये बोला है कि सर्कुलर डेट जो है ना, इट्स अ स्पेसिफिक डेट जो कि आपके किसी एक सेक्टर से रिलेटेड होता है, जो कि उसमें पाइल अप होता जाता है. हमारे केस में जिसका ये मसला है ना, दैट इज द पावर सेक्टर. ठीक, अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूं कि ये डेवलप कैसे होता है. ओके, फाइन, ठीक है. सर्कुलर डेट जो विच इज रिलेटेड टू द पावर सेक्टर, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि ये चेन जो है ये डेवलप कैसे होती है. आप ये देखें कि आप जो बिजली बनाते हैं उसके सबसे 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपके पास रिसोर्सेज होते हैं वो क्या है? दैट इज ऑयल प्लस गैस. हम सबसे ज्यादा ऑयल यूज करते हैं जिससे हम अपनी बनाते हैं बिजली. ठीक, अब आपकी बिजली कौन बनाता है? बिजली बनाते हैं आपके पास इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स प्लस पब्लिक सेक्टर पावर प्रोड्यूसर्स.
एक आपके स्टेट ओन्ड होते हैं और एक आपके प्राइवेट होते हैं। ये दोनों जो हैं ये आपके बिजली बनाते हैं, ठीक। हाउ डू दे मेक इट? दे इंपोर्ट ऑयल एंड गैस, ठीक। अब जब ये ऑयल एंड गैस इंपोर्ट करते हैं तो दे पे फॉर इट ना, ये पे करते हैं, ये खरीदते हैं, ये यहाँ पे बिजली बनाते हैं, फिर ये आगे से देते हैं आपकी डिस्कोज को। डिस्कोज क्या होती हैं? जो कि आपकी पावर को, बिजली को डिस्ट्रीब्यूट करती हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास लाहौर में क्या है? हमारे पास लाहौर में लेस्को, इस तरह आपके पास हेप्को है, मतलब हर एरिया में अपनी अपनी डिस्कोज होती हैं। लाहौर में वी हैव लेस्को, हमें जो बिजली मिलती है वो हमें लेस्को डिस्ट्रीब्यूट करता है, ठीक। अब ये डिस्कोज जो हैं ये कंज्यूमर तक बिजली को डिस्ट्रीब्यूट करती हैं, कंज्यूमर 1, कंज्यूमर 2, कंज्यूमर 3, ठीक हो गया। अब ये बिजली बनाने के लिए ये परचेज करती हैं, दे पे फॉर इट। अब जो डिस्कोज इनसे बिजली लेती हैं दे पे फॉर इट, ठीक। अब जब ये हमें बिजली डिस्ट्रीब्यूट करती हैं तो वी पे फॉर द पावर। हाउ? थ्रू आवर बिजली का बिल, ठीक है। टैरिफ्स होते हैं ना, पावर टैरिफ्स, वो आपका एक बिल होता है बिजली का। तो बेसिकली हमें जो डिस्को से बिजली मिलती है, हम इन द फॉर्म ऑफ बिल वी रीपे फॉर दैट, मतलब हम उसको पे करते हैं। अब प्रॉब्लम क्या होती है? आपका डेट उस वक्त आता है जब आपकी जो चेन ऑफ पेमेंट है ना, इसके अंदर आपको कोई प्रॉब्लम आ जाए। अब आपकी कॉस्ट की रिकवरी यहां से होती है कि जितना आपका यहां तक बिजली बनाने में और बांटने में खर्चा आया है, उसकी कॉस्ट की रिकवरी आम आदमी से, हमसे होनी है, जो कि हम इसको यूज करते हैं, ठीक। अब प्रॉब्लम यहां पे आती है। अब ये 2-3 प्रॉब्लम्स हैं, उसमें एक तो ये है कि आप लोगों ने सुना होगा कुछ एरियाज ऐसे हैं जहां पे लोग बिल पे नहीं करते, और ये यूजुअली वो एरियाज हैं जहां पे आपकी पावर की आउटेजेस बहुत ज्यादा हैं। तो लोग उस चीज पे जो है दे फील मिसेरेबल कि भाई यहाँ पे आती भी नहीं बिजली तो हम क्यों पे करें। सो कुछ इस तरह के लोग होते हैं जो कि बिजली का बिल पे नहीं करते। सो वहां से आपकी कॉस्ट की रिकवरी, क्योंकि यहाँ पे जितने यूनिट्स ऑफ बिजली बन गई है ना, उसकी कॉस्ट इनकर हो गई है। अब उन यूनिट्स की कॉस्ट रिकवर हमसे होनी है। अगर कुछ लोग बिल पे नहीं करेंगे तो कॉस्ट रिकवर नहीं होगी, तो एक वो वाला मसला हो गया। दूसरा सबसे बड़ा, द मेजर स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम विच लीड्स टू सर्कुलर डेट इज योर लाइन लॉसेस। ये बस बहुत बड़ा मसला है। दूसरा मतलब आपका पहला सबसे बड़ा प्रॉब्लम इज लाइन लॉसेस। लाइन लॉसेस इज बेसिकली योर लॉसेस ऑफ यूनिट्स एज इन द ट्रांसमिशन लाइन लॉसेस। अब उसमें बहुत बड़ा मसला ये है कि पाकिस्तान में जो आपकी ये ग्रिड्स वगैरह हैं, आपकी जो ट्रांसमिशन लाइंस हैं, ये इतने सालों पुरानी हैं, दे आर सो डेकेड्स लॉन्ग कि अब दे हैव बिकम वेरी फॉल्टी। तो अगर आपने यहाँ पे 2000 यूनिट बना लिए हैं बिजली के, तो यू हैव इनकर्ड द कॉस्ट। 2000 यूनिट बनाने के लिए कॉस्ट इनकर हो गई है, लेकिन आगे से जब ट्रांसमिशन लाइंस के थ्रू ये बिजली जाएगी ट्रांसमिट होके, यहाँ पे आपका 2000 यूनिट जो है वो तकरीबन कोई 1400 यूनिट तक रह जाएगा या इससे भी ज्यादा। कुछ एरियाज में आपके लाइन लॉसेस आर अराउंड 50% के, जितना आप टोटल बना रहे हैं आधा उसका लाइन लॉसेस में विल बी लॉस्ट। एक तो इट्स बिकॉज ऑफ द फॉल्टी ट्रांसमिशन लाइंस विच नीड टू बी अपग्रेडेड, ठीक। दूसरा आपकी ये जो क्या ये इसको कहते हैं थेफ्ट ऑफ पावर, जो बहुत ज्यादा आपकी कॉमन है। ये लोग लगा लेते हैं, वो पता नहीं क्या उसका एक कोई नाम होता है, कुंडे शुंडे होते हैं शायद, कुछ इस तरह की, एग्जैक्टली कुंडे, ठीक है। तो ये वाला सिस्टम जो है हमारे पास बड़ा आम सा सिस्टम है। तो एक तो ये कि आपकी ट्रांसमिशन लाइंस, दूसरा पावर थेफ्ट, ये दो बहुत बड़े मसले हैं विच लीड टू एक्सेसिव लाइन लॉसेस। अब जब आपके इतने यूनिट्स विल बी लॉस्ट, तो वो जो लॉस्ट यूनिट्स है ना वो हम तक नहीं पहुंचेंगे, सो उसकी कॉस्ट रिकवरी नहीं हो सकती। तो दूसरा आपकी पेमेंट में एक ये बहुत बड़ा फॉल्ट हो गया। इसके अलावा तीसरा बहुत बड़ा प्रॉब्लम विच लीड्स टू द पाइलिंग अप ऑफ दिस डेट इज बिकॉज ऑफ दीज वेरी एक्सपेंसिव रिसोर्सेज। जब तक आप ऑयल और गैस और खासतौर पे ऑयल की बेसिस पे बिजली बनाते रहेंगे,
दीज आर वेरी वेरी एक्सपेंसिव रिसोर्सेज, और हमारे जैसे गरीब मुल्क जो है वो तो इनको जो है बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते, ठीक। Whereas पूरी दुनिया में people are shifting towards clean energy. Pakistan has so much potential for hydel power because आपके पास ग्लेशियर्स पड़े हुए हैं, हर साल उनका पानी जाया हो के आपके पास फ्लड आ जाते हैं, और बाकी का सारा जो है पानी it just simply goes to the sea. So उससे अच्छा नहीं है कि आप छोटे छोटे डैम्स बना लें, इंस्टेड ऑफ मेकिंग अ बिग ह्यूज डैम यू शुड मेक स्मॉलर डैम्स एज पर नीड। उससे क्या फायदा होगा, उन स्मॉलर डैम्स के ऊपर आप पानी को रिस्टोर कर सकते हैं, यू कैन यूज दैट फॉर योर क्रॉप्स कल्टीवेशन। अगर आप उस पानी को स्टोर कर लेंगे आपके पास हर साल इतने बुरे फ्लड्स नहीं आएंगे। फिर बाय यूजिंग दैट वाटर आप बिजली बना सकते हैं, ठीक। सो इससे पाकिस्तान के मल्टीपल फायदे होंगे। अगर आप खाली छोटे स्मॉलर डैम्स बना लें तो आपके फ्लड्स रुक जाएंगे, आपकी जो ये फसलें हैं उनको पानी मिल जाएगा, प्लस यू कैन गो फॉर क्लीनर एंड लेस एक्सपेंसिव सोर्सेज ऑफ मेकिंग पावर, जिसकी वजह से आपका ये जो सर्कुलर डेट है ये काफी हद तक कम हो सकता है, ठीक। सो ऑन अकाउंट ऑफ दीज 3 मेन फैक्टर्स आपकी कॉस्ट रिकवरी नहीं होती। जब यहां से कॉस्ट की प्रॉपर वो रिकवरी नहीं हो रही, इनको पैसे थोड़े मिलते हैं, ये इनको पे नहीं करते और ये इनको पे नहीं करते। सो आपकी पूरी लाइन ऑफ पेमेंट जो है वो डिस्टर्ब होती है और आपका डेट पाइल अप होता जा रहा है। इसमें एक और फैक्टर जो आप सुन लें कि डेट एक और वजह से क्यों बढ़ता है, दैट इज द सब्सिडी गिवन बाय द गवर्नमेंट। वो इस तरह होता है कि हमारे जैसे मुल्क जहां पे बिजली के क्राइसिस बहुत ज्यादा रैम्पेंट होते हैं, वहां पे फिर स्टेट क्या करती है, स्टेट एक्चुअली सब्सिडाइजेस पीपल। वो ये कहती है कि वो डिस्को को बोलती है कि अगर आपने एक यूनिट 12 रुपीज का बेचना है ना, तो आप इसको 12 का ना बेचें, आप इसको 12 की बजाय 10 रुपीज का बेचें। ये जो 2 रुपए है ना, ये मैं आपको एज अ सब्सिडी बाद में दे दूंगी। ये स्टेट इनको बोलती है डिस्कोस को। सो इसको आप कहते हैं सब्सिडाइजिंग योर पावर टैरिफ्स, के लोगों से थोड़ा लो, जो अमाउंट थोड़ी हो रही है वो हम आपको दे देंगे, बट डू आवर स्टेट हैज दैट इनफ अमाउंट ऑफ रेवेन्यू कि वो दे सके सब्सिडीज। आपकी वेल्दी इकोनॉमीज कैन डू इट बट वी कांट डू इट। सो वो पेमेंट उनको नहीं होती। सो इसी तरह आपकी ये पूरी लाइन, आपकी जो एक चेन है ना, वो डिस्टर्ब होती रहती है और डेट पाइल अप होता जाता है। सो दीज आर ऑल दी फैक्टर्स। अगर आपको कोई क्वेश्चन आ गया या किसी चीज में आपने डालना हो तो ये सारे आपके मेन पॉइंट्स ऑफ आर्ग्यूमेंट्स हैं। सो इट्स ऑल अबाउट द इकोनॉमिक चैलेंजेस ऑफ पाकिस्तान, और इन्हीं प्रॉब्लम्स के अंदर इनके सॉल्यूशंस जो हैं, इन्हीं प्रॉब्लम्स को अगर आप देख लो तो यू विल हैव दो सॉल्यूशंस। पाकिस्तान के लिए सबसे जरूरी चीज ये है कि यू गॉट टू इंक्रीज योर रेवेन्यू बेस। उसके पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए हाउ। फिर दूसरा, एट द सेम टाइम साइमल्टेनियसली पाकिस्तान हैज टू इंक्रीज इट्स एक्सपोर्ट बेस। व्हाई? बिकॉज अल्टीमेटली पाकिस्तान उसके अलावा सर्वाइव नहीं कर सकता, एंड फॉर दैट यू हैव टू इंडस्ट्रियलाइज, यू हैव टू स्टार्ट वर्किंग ऑन योर इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो ये दो मेन प्रॉब्लम है, ठीक। ये 10 to 12 रुपीज वाला, यार देखो सिंपल सी बात है कि लेस्को ने बिजली का एक यूनिट हमें बेचना था 12 रुपीज का, क्योंकि इतनी उसकी कॉस्ट इसके अंदर रिकवर होनी थी। अब स्टेट आके कहती है कि नहीं, लोगों को फायदा दो, लोगों को 12 की बजाय 10 रुपए का बेचो, 2 रुपए जो आपको थोड़े हो रहे हैं वो मैं आपको दूंगा एज अ सब्सिडी, ठीक है। ये वाला होता है सब्सिडी का जो भी होता है, कॉन्सेप्ट। क्लियर हुआ है कि नहीं? आप और कोई क्वेश्चन? We have last 15, not really, we have last 12 minutes. कोई और क्वेश्चन हो तो बताओ, बाकी कल we have 2 more classes, तो उसमें we'll move on to other topics. I hope अब तक सबको क्लियर हो गया है।
मोहम्मद अहमद का कोई क्वेश्चन है, डज सब्सिडी सोलली डिपेंड्स ऑन डिसरप्शन इन पेमेंट चेन और पावर्टी? मुझे आपका क्वेश्चन एक्चुअली नहीं समझ आया, लेकिन मैं फिर भी आपको जो थोड़ा बहुत मुझे अंडरस्टैंडिंग हुई है सवाल से वो ये है कि सब्सिडी जो है ना, सब्सिडी स्टेट देती है जब उसने लोगों को थोड़ा बहुत फायदा देना हो कि भाई आप इतने महंगे बिजली के बिल ना दें तो आप इसको थोड़ा सा कम रेट के ऊपर बिजली का बिल दे दें। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि सब्सिडीज आप उस सूरत में दो ना जब स्टेट के पास इतना रेवेन्यू हो कि वो इस चीज को अफोर्ड करे। हमारा तो केस ये है कि वी कैन नॉट, हमारे पास इतना रेवेन्यू नहीं होता कि हम इस तरह की चीजों को अफोर्ड कर सके, तो उल्टा फिर उसे ये मसले होते हैं कि आपका सर्कुलर डेट जो है वो पाइल अप होता जाता है। कैन यू प्लीज सजेस्ट गुड सोर्स ऑफ रीडिंग ऑन इकोनॉमिक सिचुएशन ऑफ पाकिस्तान? दाऊद, सबसे अच्छा सोर्स आपके लिए डॉन के मंडे को आते हैं ना वो येलो पेजेस, डॉन के हर मंडे को आते हैं येलो pages, which is like the best way to be updated with the current economic situation of Pakistan. उसमें बहुत अच्छा मटेरियल लिखा होता है। So अगर आपने कहीं इकोनॉमिक्स का एग्जाम देना है ना तो पेपर 2 के लिए तो इट्स लाइक द बेस्ट थिंग यू कुड डू। हर मंडे सिर्फ आपको आधा घंटा भी नहीं लगेगा, आप उस चीज को रीड करें। उसामा, इट्स नॉट रियली द बिजनेस इनसाइडर, ये मैंने आपको लिखा है ऊपर, डॉन का एक पीले रंग का पेज आता है अलग से, विच इज लाइक दिस येलो पेजेस, वो हर मंडे को आते हैं और वो सिर्फ एक ही दिन आते हैं मंडे को। वो रीड करें अगर आपने इकोनॉमिक्स का एग्जाम देना है। एक आम जो एस्पिरेंट है जिसने इकोनॉमिक्स का एग्जाम नहीं देना, आई वुड नॉट रिकमेंड, बिकॉज आपको इतना इन डेप्थ नॉलेज की जरूरत नहीं होती। ये जो मैंने आपको लेक्चर दिया है ना, दिस इज मोर देन इनफ फॉर यू टू डील विद द क्वेश्चंस जो कि आप लोगों को आ सकते हैं। इससे ज्यादा किसी चीज के ऊपर रिसर्च ना करना प्लीज। अपने आप को भी आसान रखो और एग्जाम में वेल क्राफ्टेड आंसर दो विद द लिमिटेड अमाउंट ऑफ नॉलेज। नॉट फॉर इकोनॉमिस्ट जस्ट टू रीड बेसिक रेलिवेंट हो जाती है। दाऊद, अगर सिंपल आपने अपने आप को रखना है ना, कोई इकोनॉमिक्स का एग्जाम नहीं देना, तो आप अपने शौक के लिए इसको रीड कर सकते हो क्योंकि सिर्फ हफ्ते में एक बार आते हैं। बाकी आई वुड नॉट रिकमेंड, इतनी कोई खास जरूरत नहीं होती क्योंकि यू डोंट नीड मच टू नो। ये सिंपल चीजें जो इस लेक्चर में है ना, इससे रिलेटेड बस अपने आप को वो अपडेट रखो। मोर और लेस यही चीजें आएंगी, इससे ज्यादा वो आपसे कुछ पूछ ही नहीं सकते। इकोनॉमिक्स की क्लास का मुझे यहाँ पे कुछ नहीं पता कि यहाँ पे कोई इकोनॉमिक्स क्लास होती है या नहीं, आई हैव नो आइडिया। होती है तो आई कैन थिंक अबाउट इट। Which topics are we going to start tomorrow? कल we have sustainable development goals and we have World Trade Organization. ये दो हमने करने हैं। चलिए जी, आई थिंक और कोई क्वेश्चन नहीं है। आई विश यू ऑल द बेस्ट। कल मिलते हैं फिर, अपना ख्याल रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज। ये बंद कर दें, खत्म हो गया।